चलिए, तो आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो इसमें जो आज का हमारा क्वेश्चन है बेटा, वो है कि हम डिमांड कब करेंगे डॉलर की और हमें सप्लाई कब मिलेगी डॉलर की। तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब है, देखो, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये कब होता है। ठीक है, डिमांड का मतलब होता है हम उनसे कब डॉलर मांगेंगे, और सप्लाई का मतलब है वो हमसे रुपया कब मांगेंगे हमारा। समझना, वेन एवर इंडियंस हैव टू पे एनी अमाउंट अब्रॉड, जब भी हमें बाहर कोई भी अमाउंट पे करना है तो हमें डिमांड करनी पड़ेगी डॉलर की, उसे हम डिमांड कहेंगे। बहुत आसान से शब्दों में बता रहा हूं, जब भी हमें उनको पेमेंट करना है वो डिमांड है, और जब भी वो हमें पेमेंट करेंगे, वेन एवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अमेरिका के अलावा कोई भी कंट्री, हैज टू पे एनी अमाउंट इन इंडिया, अगर उन्हें हमारे यहां कोई भी अमाउंट देना है तो हम उसको सप्लाई कहेंगे। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, आप बाहर घूमने गए, आपने वहां जाकर कुछ भी परचेज किया, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, मतलब इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, डायरेक्ट लिख दो, आप बाहर जाकर इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। ओके, डोनेशन टू अब्रॉड, आप उनको डोनेशन देते हो, डोनेशन टू अब्रॉड। ओके, नेक्स्ट, लेंडिंग टू अब्रॉड, आप उन्हें उधार देते हो, लेंडिंग टू अब्रॉड। फॉरेन विजिट, आप बाहर घूमने जाते हो, ये सब बेटा क्या है, ये सब डिमांड है। देखो, इन सब में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इन सारे पॉइंट्स में बंदे को पेमेंट देना पड़ रहा है, हमें उनको पेमेंट देना है, तो ये डिमांड कहलाएगी। सप्लाई कब होगी, सप्लाई इसका उल्टा कर दो, डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, वो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, वो हमारे यहां पैसा डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, हम उनसे उधार ले रहे हैं, इन सब में बेटा हमको पेमेंट मिलेगा। इंडिया विजिट बाय फॉरेनर, वो लोग यहां आकर इंडिया विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, अब जो अगला मेन क्वेश्चन इसमें बनता है, जहां से क्वेश्चन पक्का आता है, वो आता है कि अगर ये सब इंक्रीज हो गए तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये चारों पांचों चीजें या इनमें से कोई भी एक अगर इंक्रीज हो गई, मान लो डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, हम बाहर ज्यादा खरीद रहे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह ही गया बेटा, जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो हम उसको कहेंगे डिमांड, क्योंकि हमें पेमेंट करना है, और जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे उसको हम कहेंगे सप्लाई, क्योंकि उन्हें हमें पेमेंट करना है। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाए, क्वेश्चन पता है कैसे आएगा कि डिमांड इंक्रीज हो गई, बताइए रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब डिमांड इंक्रीज की जगह अब वो क्या कह सकता है, इंपोर्ट इंक्रीज हो गए, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इंक्रीज हो गया, डोनेशन इंक्रीज हो गया, ये सब इंक्रीज हो गया। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन वो आपको दे देगा, तो आपसे पूछेगा बताओ रेट पर क्या असर पड़ेगा। अरे सिंपल है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। मतलब अगर आप किसी चीज को ज्यादा डिमांड करोगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा, है ना। अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, मतलब अगर ये सारी चीजें कम हो गई तो क्या होगा, तो रेट कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इधर आ जाओ, अगर इन सब ये सब बढ़ गए, इनमें से कोई भी एक बढ़ गया या सब बढ़ गए, तो सिंपल है, सप्लाई बढ़ गई।
तो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो रेट पर क्या असर पड़ेगा? अरे भैया, किसी सामान को बेचने वाले अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वो सामान सस्ता हो जाता है, यानी कि जो डॉलर है वो सस्ता हो जाएगा। और अगर किसी सामान को बेचने वाले कम हो जाए, यानी कि अगर सप्लाई कम हो जाए, यानी कि ये सारी चीजें अगर कम हो गई, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। बताइए, डिमांड एंड सप्लाई और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। बोलिए, कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है बेटा, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इनकी मेरिट्स और इनकी डिमेरिट्स। ठीक है बेटा, पूरा आंसर लिख के दे रहा हूं, ध्यान से समझना। इनकी मेरिट डिमेरिट, क्या अंतर होता है फिक्स्ड में और फ्लेक्सिबल में। तो पहले अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जिसको अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके। और एक बेटा 1991 से पहले इंडिया में चलता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। 1991 में हमने फ्लेक्सिबल को अपना लिया था, उससे पहले इंडिया में चलता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का मेरिट क्या है, दोनों की डिमेरिट क्या है? ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले, अंडर दिस अंडर दिस फॉरेक्स रेट डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये अभी हमने पढ़ा। डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से जब रेट डिसाइड हो रहा है तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। जब अंडर दिस फॉरेक्स रेट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, यहां डिमांड और सप्लाई से नहीं होता, यहां पर बेटा गवर्नमेंट जो भी है होती है किसी भी कंट्री की, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रेट डिसाइड करती है यहां पर। ठीक है, फिक्स कर दिया जाता है। मतलब कहने का क्या है बेटा, कि यहां पर $1 10 का है, तो अगर वो $1 12 का होगा तो वो होगा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन यहां पर अगर $1 10 का है और वो मान लो $12 का हुआ, तो वो बाय गवर्नमेंट, वो किसने किया होगा ऐसा? ऐसा किया होगा बेटा गवर्नमेंट ने। आई थिंक दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। चलिए, अब इसके बाद मैं बात करूंगा मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, तो इसकी मेरिट और डिमेरिट, इसकी मेरिट और डिमेरिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, मेरिट, इसकी क्या मेरिट हो सकती है बेटा? इसकी सबसे पहली मेरिट और इसकी क्या मेरिट हो सकती है, समझिए। इसकी सबसे पहली मेरिट है बेटा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी, ये एनकरेज करता है वेंचर कैपिटल को, एनकरेज वेंचर कैपिटल। ठीक है बेटा, यहां पर इसकी मेरिट्स की बात करूं, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज कैन बी मेड। इसकी डिमेरिट की बात करूं, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी कैन नॉट मेड,
ठीक है। इसमें फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देता है। ठीक है। कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, अभी समझा रहा हूं, बस पहले लिख दूं। कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सटर्नल शॉक्स। ठीक है। यहां पर डिस्करेज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। और कंट्री अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है। इसकी डिमेरिट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक सेकंड बेटा, बस ये टॉपिक खत्म कर दूं फिर उसके बाद। ठीक है। डिस्करेज वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, ओके। इसके बाद यहां पर एक मेरिट और आएगी फ्लेक्सिबल की, कि वो आ जाएगी बेटा एक फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, यहां पे लिख सकते हो डिस्करेज फॉरेन ट्रेड। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल और मेरिट और डिमेरिट। ठीक है। अब सुनिए जरा, मैं समझा देता हूं पहले सारी चीजें, उसके बाद फिर मैं वहां पहुंचूंगा। देखो, अगर रेट फिक्स है, अगर रेट फिक्स है, तो एक कंट्री को पता है, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया को पता है कि मैं अमेरिका से कितना भी सामान ले सकता हूं, अब $1 80 का ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। तो मैं इसके साथ बड़े लंबे समय के लिए कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता हूं, विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता हूं। तो पहला जो आपको इसकी मेरिट दिखी वो यही थी कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी कैन बी मेड, जबकि यहां पर फ्लेक्सिबल में ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। फ्लेक्सिबल में आप लंबे समय के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। मान लो इंडिया ने अमेरिका से कहा भाई मुझे 50 टीवी चाहिए। अच्छा, ये कहा इसने जनवरी में, उस टाइम पे $1 70 का था, लेकिन मार्च या अप्रैल आते आते $1 150 का हो गया, यानी कि अब वो टीवी हमें महंगी पड़ रही है। तो मुझे वो पॉलिसी या वो ट्रेड या वो एग्रीमेंट तुरंत तोड़ना पड़ेगा। यानी कि फ्लेक्सिबल में आप लंबे समय के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसलिए ये वाला जो होता है फिक्स्ड, ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, मतलब ज्यादा ट्रेड होता है इसकी वजह से, और फ्लेक्सिबल की वजह से इसलिए कम ट्रेड होता है। ठीक है। तो हमारा अगला जो पॉइंट था वो यही था कि यहां लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बन सकती है, यहां नहीं बन सकती। ये फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, ये नहीं करता है। अच्छा, अगर अमेरिका में कोई भी प्रॉब्लम आई मान लो, तो रेट फिक्स होने के कारण वो प्रॉब्लम का जो इफेक्ट है वो इंडिया पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल है और अमेरिका में कोई भी प्रॉब्लम आई, अमेरिका में महंगाई आई, अमेरिका में कुछ भी आया, तो उसका इफेक्ट हमारे कंट्री पर जरूर पड़ेगा। तो ये हमारी तीसरी मेरिट थी और डिमेरिट थी, कि फिक्स वाले में कंट्री इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रेड, जबकि फ्लेक्सिबल वाले में कंट्री इज नॉट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रेड। इज दैट क्लियर?
आया बेटा अब समझ में? तीनों मेरिट और इसकी तीनों डिमेरिट। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ अब बोलो, डाउट बोल रहा था कोई बच्चा मुझे अभी कि सर एक डाउट है। सक्षम बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ वेंचर कैपिटल समझ लो, एक पॉइंट रह गया बेटा वेंचर कैपिटल। देखो वेंचर कैपिटल का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं, मतलब एक तरीके से कि आज अगर डॉलर सस्ता है तो खरीद लो, जिस दिन महंगा हो जाएगा, मतलब डॉलर में जो ट्रेडिंग करते हैं उसे हम बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे। स्पेक्यूलेशन भी कहते हैं इसको, इसको स्पेक्यूलेशन भी कहते हैं। तो ये स्पेक्यूलेशन वाला जो पार्ट है, ये केवल किस में पॉसिबल है? ये फ्लेक्सिबल में पॉसिबल है। आप फ्लेक्सिबल में ही वेंचर कैपिटल कर सकते हो, यानी कि आज डॉलर सस्ता है खरीद लो, कल महंगा हो जाएगा बेच देंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो ये जो पैसा कमाने का तरीका है ये केवल फ्लेक्सिबल में हो सकता है, क्योंकि वहीं पर रेट चेंज होता है, फिक्स्ड में वेंचर कैपिटल नहीं होती है। इसलिए वहां पर मैंने लिखा एनकरेज वेंचर कैपिटल और वहां पर मैंने लिखा डिस्करेज वेंचर कैपिटल। ये देखो, एनकरेज वेंचर कैपिटल और ये डिस्करेज वेंचर कैपिटल। ठीक है, यहां पर रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होता है, यहां पर रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन रह जाता है, जिस वजह से यहां पर फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट होता है और यहां पर डिस्करेज होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग, ओके, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है, और ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। इंडिया में यही फॉलो होता है बेटा, वेन एवर फॉरेक्स रेट बिकम टू लो और टू हाई, जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, देन आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन इनटू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू कीप एक्सचेंज रेट विद इन डिजायर्ड लिमिट। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो सेंट्रल बैंक बीच में आकर उसको अपनी डिजायर्ड लिमिट में ले आती है। कैसे लाती है समझना ध्यान से, पहले तो मैं लिख देता हूं उसके बाद समझाऊंगा। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया, वेन एवर फॉरेक्स रेट इज टू हाई, और जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट टू लो हो जाएगा, तो गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करेगी? ठीक है, मान लो एक डॉलर 50 रुपए का था, और वही डॉलर अब कितने का हो गया? अब हो गया बेटा मान लो 100 रुपए का। अब यानी कि फॉरेक्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। देन आरबीआई देन आरबीआई डिक्रीज इट्स रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व लिखो, डिक्रीज इट्स ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑफ फॉरेन करेंसी। कैसे सही होता है अभी बता रहा हूं। अगर डॉलर बहुत ज्यादा लो हो गया, मान लो 50 रुपए का था एक डॉलर, और वही डॉलर अब कितने का हो गया? 20 रुपए का हो गया, ये तो सस्ता हो गया। तो आरबीआई क्या करेगी? देन आरबीआई इंक्रीज इट्स ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसी के रिजर्व को क्या कर लेगी? बढ़ा लेगी। इज दैट क्लियर? अब समझिए ऐसा होता क्यों है। देखो बेटा ध्यान से समझना, ये है हमारी आरबीआई, ये है हमारे देश के लोग, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। समझना ध्यान से, ए बी सी।
आप सबको पता है आरबीआई अपने पास डॉलर का एक बहुत बड़ा रिजर्व बना के रखती है, ताकि देश के लिए इंपोर्ट कर सकें, पेमेंट कर सके जरूरत पड़ने पर। तो आरबीआई के पास डॉलर का रिजर्व रहता है। अब मान लो ए बी सी ये अमेरिका से कार खरीदना चाहते हैं। पहले केवल मिस्टर ए खरीदना चाहते थे, तो ये जो अमेरिका की बैंक है, मिस्टर ए इसके पास गए, उससे कहा भाई $1 दे दो, कितने का है? बैंक ने कहा अकेला आया है क्या? तो ए ने कहा हाँ भाई मैं अकेला आया हूं। बोले ठीक है, ₹50 का है। लेकिन इसके पीछे बी पहुंच गया। बी ने कहा नहीं नहीं भाई, उसे डॉलर मत दो, मुझे दो। बैंक ने देखा वाह मेरे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो आरबीआई जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन कंट्री की बैंक है वो क्या करेगी? बोलेगी भाई यार वो भी आ गया, तू भी आ गया, अब मैं $1 ₹70 का दूंगा। अब क्या हुआ, मिस्टर सी भी पहुंच गए, भाई मुझे भी दो। जब इसने देखा कि मेरे प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो वो उसके रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो उसने $1 कितने का कर दिया, ₹100 का कर दिया। अब इनकी हालत खराब हो गई, इन तीनों की। इन तीनों ने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, ₹50 का डॉलर तुमने ₹100 का कर दिया। तो बैंक क्या बोलेगी, हाँ भाई बहुत बहुत ग्राहक है मेरे पास, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अब ऐसे केस में ये रोते हुए किसके पास जाएंगे? ये रोते हुए आरबीआई के पास जाएंगे कि भाई साहब हमें वहां से ऐसे ऐसे सामान खरीदना था, उसने तो डॉलर इतना महंगा कर दिया। तो आरबीआई इनसे क्या कहेगी? आरबीआई इनसे ये कहेगी वहां से सामान मत खरीदो, फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो वो अपने आप रेट कम कर देगा। इनने कहा नहीं भाई साहब बहुत जरूरी सामान है, मुझे लेना ही लेना है। तो आरबीआई क्या कहेगी, चलो ठीक है तुम एक काम करो, तुम उससे डॉलर मत मांगो, वहां से लौट आओ, वहां से वापस आ जाओ, मेरे पास रिजर्व है, मैं उसमें से तुम्हें डॉलर दे दूंगा। तो आरबीआई ने अपना रिजर्व क्या कर दिया, कम कर दिया, और इनको डॉलर दे दिया। अब इससे क्या हुआ, इन तीनों ने जो लाइन लगा रखी थी फॉरेन बैंक के सामने, अब ये वहां से हट जाएंगे, यानी कि फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई इससे। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ये रेट को कम कर देगा। आया समझ में? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है जब भी डॉलर बहुत ज्यादा हाई होगा तो आरबीआई अपने रिजर्व को कम कर देगी। इज दैट क्लियर? इससे डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और फिर डॉलर के रेट भी कम हो जाएंगे। अब क्या हो अगर ये आरबीआई ये जो बैंक है ये अपने डॉलर को बहुत सस्ता कर दे? तो अगर इसने बहुत सस्ता कर दिया तो आरबीआई सोचेगी अरे यार सस्ता कर दिया, मैं भी खरीद लेता हूँ। तो आरबीआई डॉलर को खरीद के अपने पास रख लेगी, ताकि अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन आई तो उसमें सॉल्यूशन दे सके। तो आरबीआई ने डॉलर यहां से परचेज करके रख लिया। तो जब भी डॉलर सस्ता हो जाएगा आरबीआई अपने रिजर्व को बढ़ा लेगी। अंडरलाइन कर देना इन चीजों को। बताइए, मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसका एक और नाम होता है बेटा डर्टी फ्लोटिंग। इंडिया में यही चलता है। और याद रखना ये फ्लेक्सिबल प्लस आरबीआई का इंटरवेंशन, इस दोनों को हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट प्लस आरबीआई का इंटरवेंशन, वो बन जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। इज दैट क्लियर? आया समझ में? अच्छे से समझ में आया बेटा? मैनेज्ड फ्लोटिंग, और लिखना यही है आपको केवल। ओके, तो आज एक काम कर देना बस, आज तुम लोग बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन है, देखो मेरे साथ मैक्रो खत्म कर लो। 2 दिन 2 क्लास में मैंने फॉरेन करेंसी खत्म, फॉरेन एक्सचेंज खत्म करा दिया, एक टॉपिक और है उसे भी अभी करा रहा हूँ। बस इसको घर पे बैठ के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन है उनको कर देना। सो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म। मैं आपको बता दूं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मत पढ़ना आप लोग, है ना, उसको काट देना, वो सिलेबस में नहीं है अब। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है करेंसी डिवैल्यूएशन और करेंसी रिवैल्यूएशन क्या होता है। करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है और करेंसी रिवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, याद रखना आप लोगों को मैंने करेंसी डेप्रिसिएशन पढ़ाया था। जब भी वेन एवर गवर्नमेंट इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट,
जब भी गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाएगी वो कहलाएगा करेंसी डिवेल्युएशन। $1 50 का था, गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट में कहा नहीं भाई, हम $1 70 का देंगे, ये कहलाता है करेंसी डिवेल्युएशन। आप लोगों को मैंने एक पढ़ाया था करेंसी डेप्रीसिएशन। तो करेंसी डिवेल्युएशन और डेप्रीसिएशन में क्या डिफरेंस है? केवल एक, व्हेन रेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब भी डिमांड बढ़ने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण रेट बढ़ता है उसको करेंसी डेप्रीसिएशन कहते हैं। लेकिन जब भी गवर्नमेंट रेट को बढ़ा देती है उसको करेंसी डिवेल्युएशन कहते हैं। क्लियर? ऐसे ही यहां पर वेन एवर गवर्नमेंट डिक्रीज फॉरेक्स रेट, जब गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट को खुद कम कर देती है, $1 का 50, नहीं साहब हम $1 का अब केवल 30 देंगे, ये कहलाता है करेंसी रिवैल्यूएशन। ओके, मैंने आपको पढ़ाया था करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन भी यही था कि $1 पहले $50 का था, अब वही डॉलर 30 का हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। तो याद रखना, जब भी डिमांड और सप्लाई के कारण चेंज आ रहा है तो करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। लेकिन रेट में चेंज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो करेंसी रिवैल्यूएशन और करेंसी डिवैल्यूएशन। ओके बेटा, फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन में किसी में डाउट है, ठीक है। कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है।